नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कहानी अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड मर्डर मिस्ट्री तो है ही, जिसे पुलिस ने 4 सालों के बाद सुलझाने में कामयाबी हासिल की। लेकिन इस वक्त जिस खबर की सबसे ज़्यादा चर्चा है वो आप जानते हैं, वो श्रद्धा मर्डर केस है। मुंबई की एक लड़की जिसे उसके लिव इन पार्टनर ने दिल्ली में लाकर जिसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसके जिस्म के तकरीबन 35 टुकड़े किए और उसे अलग अलग जगहों पर वो कई दिनों तक बिखेरता रहा। तो इस झकझोरने वाली कहानी के बारे में मैं आप सबको कुछ बताऊं। इस तरह के कई सारे मैसेजेस मैंने आपके देखे, जो कमेंट्स आप लोगों ने मेरे वीडियोस में किए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि चूंकि ऑलरेडी क्राइम तक पर हम इससे रिलेटेड सारी खबरें लगातार अपडेट कर रहे हैं, तो आप वो ज़रूर देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उससे आपको अप टू डेट जानकारी भी मिल रही होगी। दूसरा ये कि शम्स सर इससे रिलेटेड कहानी ऑलरेडी कल रात लेकर आ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक को फिलहाल मैं छोड़ देता हूं और जिस दूसरे टॉपिक पर मैं तैयारी करके आया हूं, मैं उस कहानी के बारे में, उस कहानी को आप सबके सामने पेश करता हूं। तो फिलहाल आप मेरे साथ रहिए और एक दूसरी कहानी सुनिए जो बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड मर्डर मिस्ट्री है। ये मामला है गाजियाबाद का। 5 अक्टूबर 2018 को गाजियाबाद के नंदग्राम थाना इलाके में एक गांव है सिकरोड। तो इसी सिकरोड गांव में रहने वाले एक शख्स चंद्रवीर सिंह अचानक अपने घर से गायब हो गया। 46 साल उसकी उम्र थी। जब वो अपने घर से गायब हुआ तो उसकी बीवी भी बहुत परेशान हुई, घर के तमाम लोग परेशान हुए। उसका भाई है भूरे सिंह। भूरे सिंह ने लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखाई और बताया कि मेरे भाई चंद्रवीर सिंह अचानक घर से गायब हो गए हैं और कई रोज़ हो चुके हैं, न तो उनका फ़ोन लग रहा है, न कोई बात हो रही है, तो हम बहुत परेशान हैं, प्लीज़ उसे ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। चूँकि एक बालिग इंसान थे चंद्रवीर सिंह, तो इसीलिए किडनैपिंग जैसी कोई बात सामने नहीं आई, कोई मोटिव किसी ने नहीं बताया। तो पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और पुलिस जाँच करती रही। 1 साल से ज़्यादा लंबे समय तक इस मामले की जांच होती रही। घर वाले भी पुलिस थाने के चक्कर काटते रहे, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली और फाइनली पुलिस ने इस सिलसिले में कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी। कहने का मतलब ये कि पुलिस ने अपने हाथ खड़े कर लिए और कहा कि चंद्रवीर सिंह हमें ढूंढे नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ इस केस को हमेशा के लिए आप बंद कर दीजिए। अभी कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट दाखिल हुई और कोर्ट इस पर जो भी फैसला कोर्ट ने लिया, इसके बारे में तो फिलहाल मुझे जानकारी नहीं है कि कोर्ट ने इस केस को बंद कर दिया था कंप्लीटली या नहीं। लेकिन हमारे कानून में एक प्रावधान है जिसमें यह कहा गया है कि अगर इंसाफ की गुंजाइश कभी भी रहती है तो उस गुंजाइश को एक्सप्लोर ज़रूर किया जाना चाहिए। कहने का मतलब ये कि अगर ये केस कोर्ट ने बंद भी कर दिया हो तो भी इस केस को री इन्वेस्टिगेट पुलिस कभी भी कर सकती है। ये पुलिस के पास राइट है और पुलिस ने इस राइट का इस्तेमाल अब जाकर किया 4 साल बाद। हुआ ये 2018 को ये गुमशुदगी हुई थी और इसके बाद चंद्रवीर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चला। लेकिन अब 2022 में पुलिस जो पुराने केसेस, अनसॉल्व्ड केसेस थे, उन केसेस को पुलिस सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। गाजियाबाद की पुलिस, जिन्हें हम कोल्ड केसेस भी कहते हैं क्राइम की भाषा में, तो इस तरह के कोल्ड केसेस की फाइल जो है पुलिस निकाली और पुलिस ने इस मामले को देखा, चंद्रवीर सिंह की गुमशुदगी के मामले को, जो नंदग्राम थाना में दर्ज हुआ था 2018 में। इसकी जांच पुलिस ने क्राइम ब्रांच के हवाले की और स्पेशली क्राइम ब्रांच के जो प्रभारी हैं अब्दुल रहमान सिद्दीकी, उनको इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप पर्सनली इस केस को हैंडल कीजिए और चंद्रवीर को ढूंढने की कोशिश कीजिए। सिद्दीकी साहब और उनकी पूरी टीम जो है वो लगी इस काम में और उन्होंने चंद्रवीर सिंह के बारे में नए सिरे से जानकारी जुटानी शुरू की 4 साल बाद। लेकिन जिस तरह की गुमशुदगी थी, पुलिस को लगा कि अगर हम डायरेक्ट घर पहुंच जाए और पूछताछ शुरू कर दे तो शायद हमें सच्चाई न पता चले, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई घर वाला भी इन्वॉल्व हो। तो इसीलिए पुलिस ने थोड़ा सा, जिसे कहते हैं कि बगल का रास्ता लेने का फैसला किया और पुलिस ने ये जो चंद्रवीर सिंह है उसकी बेटी से कांटेक्ट किया इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू सम अदर गाई। मतलब परिवार के किसी और आदमी से बात करने की जगह उनकी चंद्रवीर सिंह की बेटी से बात करने का फैसला किया। चंद्रवीर सिंह की बेटी एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है। पुलिस ने उसको अप्रोच किया और 2 से 3 दिन तक लगातार उससे पुलिस ने पूछताछ की। इस पूछताछ में बहुत सारी बातें पता चली, पारिवारिक बातें, लेकिन पुलिस को 2 अहम बातों की जानकारी मिली। एक बात तो ये कि चंद्रवीर सिंह की जो बीवी है, यानी इस लड़की की मां सविता,
सविता के साथ पड़ोस के एक नौजवान के बीच रिलेशन है, ये बात उस बेटी ने पुलिस को बताई। उस बेटी का ये कहना था कि उस समय भी एक अंकल जो है वो हमारे घर में आया करते थे और उस अंकल की वजह से मेरी माँ और मेरे पापा के बीच में अक्सर लड़ाइयाँ होती थी और उसके बाद मेरे पापा 2018 में गायब हो गए। मैं पक्के तौर पर तो नहीं जानती हूँ कि मेरे पापा कहाँ गए, क्या हुआ, लेकिन मुझे शक है कि शायद इस गुमशुदगी के पीछे उस अंकल का हाथ हो। अब इतना क्लू पुलिस के लिए काफ़ी था। जो काम 4 साल पहले हो जाना चाहिए था वो काम अब 4 साल बाद हो रहा था। पुलिस ने देर नहीं की और फौरन अरुण नाम के उस नौजवान को धर दबोचा जो चंद्रवीर के पड़ोस में ही रहता था और चंद्रवीर के घर जिसका आना जाना था। अरुण को जब पुलिस ने पकड़ा, 35 साल के अरुण को, तो अरुण जो है उसने तमाम गोलमोल बातें की और कहा कि उसे नहीं पता चंद्रवीर कहाँ है, क्या कर रहा है, कहाँ गया है। लेकिन जब पुलिस ने उससे सख्ती की, पुलिस जब अपनी पर आई, तो अरुण है उसको अपना जुर्म कबूल करना पड़ा। उसने माना कि चंद्रवीर की गुमशुदगी में उसी का हाथ है और इसके बाद उसने गुमशुदगी की पूरी कहानी बताई। हुआ यूं कि 2017 से सविता के साथ अरुण के रिलेशन शुरू हो गए थे, यानी एक शादीशुदा महिला के साथ अरुण जो है वो रिलेशनशिप में आ गया था। और न सिर्फ रिलेशनशिप में आ गया बल्कि अरुण अक्सर चंद्रवीर और सविता के घर जाने लगा, खासकर तब जब चंद्रवीर घर में गैर हाजिर रहता था। दोनों को कई बार ऑब्जेक्शनेबल कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशन में, आपत्तिजनक हालत में चंद्रवीर ने देखा और पकड़ा भी। बड़ी लानत मलामत की, अरुण की बेइज्जत करके उसे घर से निकाल दिया और जो अपनी बीवी है सविता उसके साथ जो है मारपीट भी की। तो अब ये जो प्रेमी जोड़ा था, शादीशुदा सविता और अरुण, इनको लगने लगा कि पति चंद्रवीर जो है वो हमारे रास्ते का कांटा है और पति को किसी तरह से हमें रास्ते से हटाना चाहिए। और इसके बाद इन्होंने एक खौफनाक प्लान बनाया। उस प्लान के मुताबिक 28 सितंबर 2018 को सविता ने अरुण के साथ मिलकर अपने पति चंद्रवीर की हत्या कर दी। चंद्रवीर को शराब पीने की लत थी। उस रात चंद्रवीर जब दारू के नशे में धुत होकर अपने घर आया तो सविता ने चुपके से अरुण को फ़ोन कर दिया। वो इंतज़ार कर रही थी कि पति सो जाए फिर मैं अरुण को फ़ोन करूं। पति सो गया, इसके बाद अरुण को उसने फ़ोन किया। अरुण घर आया, पहले से उसने तैयारी कर रखी थी, अपने साथ वो देसी पिस्टल लेकर आया था। उस देसी पिस्टल से बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से सोए हुए चंद्रवीर के सिर में गोली मार दी। एक ही गोली काफ़ी था इस तरह के कंडीशन में। उस गोली से चंद्रवीर की मौत हो गई और खून चूंकि घर में बिखरने का खतरा था वो न बिखरे, तो जिस खटिए पे चंद्रवीर सो रहा था उसके नीचे दोनों ने मिलकर एक बाल्टी रख दी और वो खून जो है वो रिश्ता रहा उसके सर से और वो खून जमा करते रहे। फाइनली उस खून को उन्होंने बहा दिया और चंद्रवीर की लाश जो है उसी रात इन्होंने निपटा डाली। हुआ यूं कि अरुण और सविता ने मिलकर चंद्रवीर की कत्ल की प्लानिंग तो की ही थी। अरुण ने चंद्रवीर के लिए पहले से कब्र अपने घर में खोद कर रखा था, अपने कमरे के अंदर पड़ोस में। और उस रात को जैसे ही चंद्रवीर की हत्या की, उसकी लाश लेकर अरुण और सविता लोगों की आंखों से, निगाहों से बचते हुए अरुण के घर पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने लाश जो है 6 फीट गहरे गड्ढे में दफनाई और दफनाने के बाद ऊपर मिट्टी डाल दी। सविता अपने घर लौट आई रातों रात और अरुण धीरे धीरे काम में लगा रहा और 2-3 दिन के अंदर जो है उसने उस मिट्टी के ऊपर प्लास्टर करके पूरा उसे कमरा जिस हाल में होना चाहिए उस हाल में उसने फिर से उसको मरम्मत करके तैयार कर दिया। नीचे चंद्रवीर की लाश दफना दी और उसी कमरे में बहुत आराम से रहता रहा। और जैसा कि आपको पता है, उधर गुमशुदगी के बाद घर वालों ने रिपोर्ट लिखाई तो पुलिस ढूंढती रह गई, चंद्रवीर का कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने उस वक्त ईमानदार कोशिश नहीं की थी। अगर पुलिस ने तफ्तीश की होती और उसी समय जो कोशिश अभी पुलिस ने की, अगर ये कोशिश पुलिस ने तभी की होती तो शायद इस मर्डर केस को खुलने में इतना वक्त नहीं लगता। बहरहाल अब जब पता चला तो पुलिस अरुण के घर पहुंची, अरुण को लेकर, और उसके कमरे के अंदर से फर्श की खुदाई करके कंकाल जो है, कंकाल क्या, हड्डियों के कुछ टुकड़े बचे थे, वो सारी चीज़ें पुलिस ने वहाँ से रिकवर की और उसे डीएनए एग्जामिनेशन के लिए पुलिस ने अब भिजवा दिया है। खास बात यह है कि पति की गुमशुदगी के बाद रिपोर्ट तो खैर सविता ने नहीं लिखवाई थी, पति के भाई भूरे सिंह ने लिखवाई थी, लेकिन सविता बार बार पुलिस वालों से जाकर यह कहती थी कि मेरे पति की गुमशुदगी में मेरे जेठ भूरे सिंह का ही हाथ है, क्योंकि प्रॉपर्टी का मसला है और मुझे लगता है कि हमारे जेठ ने ही जो है मेरे पति की हत्या कर दी है। तो कुल मिलाकर सांप भी मर जाए
और लाठी भी न टूटे वाली नीति ये अपनाना चाहती थी। कहने का मतलब ये कि अपने पति की हत्या करके उसको रास्ते से हटा भी देना, प्लस लगे हाथ जेठ या जो भी घर के लोग हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भी भिजवा देना, ताकि कोई दूसरा इस पर क्लेम करने वाला या गुमशुदगी को लेकर सवाल उठाने वाला ना बचे, और जो पति की प्रॉपर्टी है उसे तो खैर मैं हथिया ही लूं। इस तरह की प्लानिंग इनकी थी। लेकिन अब 4 साल बाद गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया है। फॉरेंसिक की जांच रिपोर्ट जब आएगी, डीएनए की रिपोर्ट जब आएगी, तब कंक्लूसिव एविडेंस सामने आएंगे और ये सारे लोगों को जो है जेल तो खैर अभी हुई ही है, आने वाले दिनों में कड़ी सजा भी होगी, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। अब वक्त है जो सवाल मैंने पिछली दफ़ा आप लोगों से पूछा था उसका जवाब देने का। मैंने ये पूछा था कि वो कौन सा देश है जहां च्युइंगम खाना जो है वो एक अपराध है, बैंड है। तो उसका जवाब बहुत सारे लोगों ने दिया है और ज़्यादातर लोगों ने सही दिया है। सही जवाब है सिंगापुर, क्योंकि सिंगापुर की सरकार को ये लगता है कि च्युइंगम खाकर लोग इधर उधर और खासकर वॉशरूम में ऐसी जगहों पर डाल देते हैं जहाँ से वो चिपक जाता है और गंदगी फैलती है, तो इसलिए च्युइंगम जो है उस देश में बैन है। वहाँ आर्थिक जुर्माना जो है, अगर आप च्युइंगम खाते हुए पकड़े गए तो आप पर लग सकता है, और कहीं अगर आपने फेंक दिया तो फिर आपसे उस जगह की पुलिस जो है सफाई भी करवा सकती है। इस तरह का प्रावधान सिंगापुर में है। तो मुझे लगता है कि सफाई के लिए इतना जागरूक होना अपने आप में एक बड़ी और अच्छी बात है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। और ये जवाब जो है हमारे दर्शक, जवाब तो बहुत सारे लोगों ने दिया और सही जवाब दिया है, लेकिन हमारे दर्शक हैं हंसराज, इन्होंने सबसे पहले इसका सही उत्तर दिया है। तो हंसराज जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपका स्वागत भी करता हूं। अब सवाल मैं कल के लिए पूछना चाहता हूं। ये सवाल बहुत दिलचस्प है और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका जवाब ज़रूर दें। इंग्लिश का एक ऐसा उपन्यास जिसमें 5000 से ज़्यादा शब्द हैं, लेकिन ई लेटर का इस्तेमाल पूरे उपन्यास में एक बार भी नहीं हुआ है। वो कौन सा उपन्यास है, किसने लिखा है, उपन्यास का नाम क्या है? अगर आप बताएं तो बहुत अच्छा होगा। तो ये तो खैर सवाल जवाब वाली बात हुई, क्राइम की कहानी भी मैंने आप सबको सुनाई। अब आइए मैं कुछ कमेंट्स जो आप लोगों ने किए हैं, कुछ कमेंट्स भी पढ़ता हूं और कुछ नाम भी पढ़ता हूं। DCS वाइजाग VS राव, इनका ये कहना है कि इनके स्कूल डेज में कोई जो है च्युइंगम किसी लड़की के बालों में लगा कर गया था, दूसरा स्टूडेंट, जिसकी वजह से उनके स्कूल में वो च्युइंगम बैन कर दिया गया। उसके बाद से लगातार उस स्कूल में च्युइंगम छात्र नहीं खा पाते थे। तो ये एक फैसला स्कूल की ओर से लिया गया था। तो उनको पुरानी बात याद आ गई श्रीनिवास राव वी को, तो उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस है वो हमसे शेयर किया है। स्वागत है आपका। मोहम्मद अरशद, विजेंद्र सिंह जी, हंसराज, इनके बारे में तो मैंने आपसे जिक्र किया ही, और शेख साहिल, ऑल सॉल्यूशन बाय सुख, इन्होंने भी दुआएं दी है। इन्होंने लिखा है कीप ग्रोइंग सर। स्टोरी के बाद उन्होंने लव के इमोजीज बनाए, थैंक यू वेरी मच। कुलदीप वर्मा, प्रदीप भांबू जी, आप हमेशा कमेंट करते हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ। शहबाज शेख साहब, आप, इनका भी कमेंट है। इन्होंने तो ये लिखा है कि अगर किसी वजह से मैं इस शो को पेश ना भी कर पाऊँ, अगर आप लोगों से दूर भी हो जाऊं तो पूरी तरह दूर ना हूं, यूट्यूब में कोई अपना चैनल बना लूं और उसके माध्यम से आप लोगों से जुड़ा हुआ रहूं। तो कुल मिलाकर आपने जो भी आइडिया दिया वो तो खैर अपनी जगह है, लेकिन शहबाज, मैं समझ सकता हूं कि आप कितना लगाव रखते हैं मुझसे और ख़ासकर मेरी कहानियों से। मैं इसके लिए बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू वेरी मच। कुलदीप वर्मा जी, परूप श्रेष्ठा, रश्मि किरण, प्रवीण कुमार जी, रीना शर्मा, मोहित 085 N लाल, कुलदीप वर्मा जी, जस्ट बिगनिंग, मरियम मोहम्मद, जादव वैष्णवी, सोनल सिन्हा जी, इंद्रावती निषाद, प्रिशिला लेप्चा, पूनम ए नायर, कुलदीप वर्मा जी, अरविंद कुमार श्रीवास्तव, लोकेश पोपली, मुकेश वर्मा, ऋषभ मिश्रा और शंकरलाल बिश्नोई। शंकरलाल बिश्नोई कह रहे हैं जी कि अपने ही लोग जब कातिल बन जाए तो भगवान भी क्या कर सकता है। बात आपकी बिल्कुल सही है। जब वो कहते हैं ना कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो फिर खेत की हिफाजत कौन करे, एक कहावत भी है। विनीता यादव का भी कमेंट है, रविंदर बरार जी हैं, रतन विश्वकर्मा, PS गुप्ता, पालडोर दोरजी और राहुल दांगी, अशोक गौनियाल जी का भी कमेंट आया है। तो कुल मैं बस ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है और आप लोग इसी तरह से कमेंट करते हैं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, सारे कमेंट्स बेशक यहाँ पढ़ के दोबारा ना सुना पाऊँ, लेकिन मैं पर्सनली ज़रूर पढ़ता हूँ और उनमें जो मैसेज मेरे लिए होता है उसको मैं रिसीव भी करता हूँ और उसके मुताबिक अपने शो को मॉडिफाई करने का भी कोशिश करता हूँ। प्लीज़ इसी तरह से कमेंट और लाइक करते रहिए, अपना साथ और सहयोग बनाए रखिए, बहुत सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।